हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पोस्ट मैच डिस्कशन ऑफ एशेज़ बॉक्सिंग डे टेस्ट। आज टूर का चौथा टेस्ट मैच था और द मोस्ट अवेटेड बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था ये। लेकिन इसकी हाइप जो है वो रिलेटिवली थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि इंग्लैंड पिछले तीनों मैचेस हार चुका है। लेकिन स्टिल ये नाम ही काफ़ी है बॉक्सिंग डे और द क्राउड वाज इनक्रेडिबल, यानी 95,000 की अटेंडेंस थी आज। और टेस्ट मैच के लिए इतना क्रेज़, आई गेस ऑस्ट्रेलिया डिजर्व्स द प्रेज़, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी क्रिकेट को और अपनी क्रिकेट टेस्ट मैच को स्पेशली प्रिजर्व कर रहे हैं, मतलब वो बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है। तो इस पर पूरी मुकम्मल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके उस सब्सक्राइब को दबा दें और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त हासिल हो सके। ओके, सो बात करते हैं। सबसे पहले आज इंग्लैंड ने टॉस जीत के बॉलिंग का फ़ैसला किया। मैं पिछले दिनों सुन रहा था, 1-2 दिन पहले मैंने सुना था, जो पिच क्यूरेटर है उसने बताया था कि ये वैसी ही पिच तैयार की गई है जैसे पिछले साल बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में थी, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी में। और विकेट जो है वो लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता चौथी इनिंग में जाके थोड़ा सीधा भी हो जाएगा, जहाँ पे बैटिंग रिलेटिवली आसानी होगी। और यहाँ पर जो बॉलिंग थी वो इंग्लैंड ने बॉलिंग का डिसीजन सही किया क्योंकि थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशन थी और सर्दी भी, आज थोड़ी टेम्परेचर ड्रॉप था एंड बॉलर्स को यहाँ पे हेल्प होने वाली थी। यहाँ पर जोफ्रा आर्चर ने मिस आउट किया है क्योंकि उनको आई गेस साइड स्ट्रेन, आई एम नॉट श्योर, बट उनकी जगह आए हैं जॉश टंग और गस एटकिंसन। तो उन्होंने, स्पेशली जॉश टंग हैड अमेजिंग डे। उन्होंने मतलब 5 विकेट्स का हॉल किया अपना, 45 रन्स देखे। और गस एटकिंसन ने भी डिसेंट अच्छी बॉलिंग की, आई मीन डिसेंट तो नहीं, ब्रिलियंट बॉलिंग की। लेकिन इंग्लैंड ने आज जोफ्रा आर्चर को ज़रूर मिस आउट किया होगा क्योंकि बिल्कुल उनकी फेवरेबल टाइप की कंडीशंस थी। बॉल सीम भी हो रहा था और थोड़ा सा उसको अगर कहा जाए कि बहुत ज़्यादा पड़ के अंदर आ रहा था। अगर हम देखें तो इसी ने शुरू में ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को काफ़ी प्रॉब्लम भी की। जब इनिंग शुरू हुई तो ट्रेविस हेड काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, स्पेशली गस एटकिंसन के अगेंस्ट। और जब ब्रायन कार्स बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम गेन करने की कोशिश की कि ब्रायन कार्स को थोड़ा सा वो चार्ज करें, हिट करें। ब्रायन कार्स को अगर हम थोड़ा सा उनके बारे में बात करें तो ब्रायन कार्स के बारे में मैं थोड़ा सा जो है कंफ्यूज में सेंस में हूँ कि ब्रायन कार्स जो हैं वो कभी कभी जो है बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं और कभी कभी जो है उनकी तरफ से मैं बिल्कुल मायूस हो जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये बॉलिंग इतनी ज़्यादा क्लब लेवल की बॉलिंग करने लगते हैं कि मतलब थोड़ा सा उनके बारे में मैं अभी तक कोई राय कायम नहीं कर सका हूँ। एंड आई एम स्टिल मतलब वेरी सरप्राइज्ड कि जॉश टंग को इंग्लैंड ने क्यों बिठाया हुआ था और ब्रायन कार्स क्यों खेल रहे थे। हाँ, ये वो मानता हूँ कि पिछले मैच एडिलेड मैच में ब्रायन कार्स ने पहला स्पेल अपना बहुत अच्छा किया था, उसको वो बहुत ही ब्रिलियंट स्पेल था। लेकिन ओवरऑल ब्रायन कार्स की बॉलिंग में मुझे कुछ फ्लॉ नज़र आता है। वो फ्लॉ ये है कि ब्रायन कार्स को जब विकेट्स नहीं भी निकल रही होती तो ब्रायन कार्स को जो है आई गेस रन कंट्रोल करना नहीं आता कि रन कैसे कंटेन करने हैं, किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है। और उनको आई गेस विकेट का नेचर समझने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगता है महसूस होती है। ऑन दी अदर हैंड जॉश टंग ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और उनको एक क्रेडिट भी देना बनता है और उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है ये कि उन्होंने 5 विकेट्स का हॉल किया है MCG में। इंग्लैंड के तरफ से वो पहले बॉलर बने हैं 1998 के बाद जिन्होंने MCG में 5 विकेट्स हॉल किया है। डीन हेडली थे जो इन्होंने 1998 में किया था। और अगर उनका वैसे ही टेस्ट ईयर देखा जाए तो वो बहुत उम्दा जा रहा है क्योंकि उन्होंने 2025 के अंदर 31 विकेटें हासिल की हैं, जिसमें से 5 विकेट का हॉल अगेंस्ट इंडिया था, 5 विकेट हॉल आयरलैंड के अगेंस्ट, और अब ये 5 विकेट हॉल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड एशेज़। तो आई गेस उनके लिए पर्सनली एशेज़ की जो है ज़्यादा अहमियत होगी। एंड आई गेस जिस तरह उनको बिठाया गया था, इंग्लैंड ने बेंच किया हुआ था, वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं था। एंड आज उन्होंने आके खुद इस बात को बता दिया कि मैं एक पोटेंशियल कैंडिडेट हूँ जो इंग्लैंड को आगे डिलीवर कर सकता हूँ। एंड वो जो उनकी बॉल थी जो अंदर आई थी पड़ के स्टीव स्मिथ को, आई मीन दैट वाज इनक्रेडिबल। मतलब वो मज़ा आ गया था देख के लिटरली। वो जिस तरीके से मिडिल स्टम्प को टारगेट किया था उन्होंने, वो मतलब वाकई में सारे पैसे उसके थे। एंड अगर दोनों की पार्टनरशिप की बात करें, जिस तरीके से दोनों की बॉलिंग पार्टनरशिप चली थी गुस एटकिंसन और जॉश टंग की,
तो मतलब वो दिखा रहे हैं कि यार ये उनके लिए एक ड्रीम सिचुएशन थी जब स्कोर कार्ड 90 for 5 था, और इन्होंने यही चीज़ सेम चीज़ अचीव करने के लिए इतनी सर धड़ की बाजी लगा दी थी ब्रिस्बेन और एडिलेड में। बट यहाँ चलो थोड़ा सा क्रेडिट भी देना पड़ेगा उनको भी, और इट्स ऑब्वियसली, और थोड़ा सा क्रेडिट आई थिंक पिच को भी देना पड़ेगा। पिच ने भी उनकी काफ़ी मदद की, और ऑस्ट्रेलिया भी आई गेस अगर टॉस जीतता तो वो भी टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला ही करते, क्योंकि यहाँ बॉलिंग करना पहले ज़्यादा आसान थी और ज़्यादा हेल्पफुल भी थी, तो जिसका फ़ायदा इंग्लैंड ने भरपूर उठाया। लेकिन इंग्लैंड अपने उस फ़ायदे को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि हमने देखा कि जब इंग्लैंड की बैटिंग ख़त्म हुई, बल्कि उससे पहले हमें क्रेडिट देना पड़ेगा माइकल नेसर को। उनका भी बहुत ज़बरदस्त दिन था, उन्होंने नीचे आके हैंडी 35 रन्स किए, जो कि इंग्लैंड के लिए बहुत वैल्यूएबल थे। ऊपर के जब 8 ऑस्ट्रेलियन बैटर्स आउट हो गए तो नीचे आके उन्होंने इंग्लैंड को एक थोड़ा सा पुश किया, किक दी कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा आगे जा सके। बट जब इंग्लैंड की इनिंग्स शुरू हुई तो मैं थोड़ा सा खुश था, आई वॉज हैप्पी कि मतलब चलो इंग्लैंड को भी देखने में मज़ा आएगा, इंग्लैंड वापस आ रहा है सीरीज़ में। बट इंग्लैंड ने तो कसम खाई हुई है कि वो हमें और जो भी फैंस हैं जो चाहते हैं कि इंग्लैंड टीम जीते, और स्पेशली 12वीं आर्मी, वो उनको लेट डाउन करेंगे और उनको डिसअपॉइंट करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ अब कि जब तक ये बेसबॉल फ़िलासफ़ी चल रही है तब तक अगर ऑस्ट्रेलिया या कोई भी सामने जो भी टीम है वो अगर पूरी इनिंग्स में मिला के 10 रन भी बनाते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इंग्लैंड के लिए वो 9 रन बनाना भी आसान होगा, क्योंकि इंग्लैंड ने अपने आप को उस पोजीशन में ले आए हैं कि जहाँ से मतलब वो एक जगह पे आके बंद गली में आके फंस चुके हैं। उनको यहाँ से समझ में नहीं आता यहाँ से वे आउट क्या है। एनीवेज, जैक क्रॉली वंस अगेन बैन डेकेट, आज उनको ओली पोप को नहीं खिलाया था, बल्कि उनकी जगह आज बेथल खेले थे। तो ये है कि आई गेस थोड़े से इंग्लिश बैटर्स जो है वो शुरू में थोड़े डरे हुए थे, और उनको लग रहा था कि अगर हमने थोड़ा सा क्विक शॉट्स खेलने की यहाँ पे कोशिश की, इवन वो सिंगल्स भी बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं कर रहे थे, उनको लग रहा था कि शायद यहाँ पे हम अपनी विकेट ना दे दें, और थोड़े से प्रेशर में भी लग रहे थे। बट यहाँ पे आई गेस थोड़ा सा उनको जो है दलेर होना चाहिए था, और थोड़ा सा उनको प्रोएक्टिव होना चाहिए था कि वो आगे थोड़ा सा निकल के ड्राइव्स खेलें। बहुत ठुसे हुए लग रहे थे, बहुत ज़्यादा जोन में लग रहे थे। कभी कभी क्या होता है ना इन विकेटों के ऊपर, जब बॉल मूव कर रहा होता है, जब स्टार्क ने शुरुआत की तो ऐसा लग रहा होता है कि आपको कभी कभी खुद बैट बॉल्स बनानी पड़ती हैं, कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर बॉल बहुत पीछे है तो आपको थोड़ा सा उसको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, या बॉल अगर फुलर लेंथ पे आ रहा है और आप खेलने में मसला हो रहा है तो आप क्रीज से थोड़ा सा बाहर आके थोड़ा सा शॉट्स बनाने की कोशिश करते हैं। ड्राइव्स की बात कर रहा हूँ तो, लेकिन इंग्लैंड वंस अगेन फेल्ड टू डू डैट, और इंग्लैंड को उसकी कीमत इस तरह चुकानी पड़ी कि इंग्लैंड की भी लाइन लग गई विकेटों की, और उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता रहा। लेकिन यहाँ पर तारीफ़ तो करनी पड़ेगी हैरी ब्रूक की, उन्होंने जो 41 रन्स की इनिंग खेली, वो बेन स्टोक्स के साथ जो पार्टनरशिप लगाई थी, उसके बाद से लग रहा था कि इंग्लैंड शायद इस स्कोर तक पहुँच जाए। लेकिन मुझे टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा उम्मीद इसी बात की थी कि इंग्लैंड यहाँ से भी ये 2 विकेट, ये पार्टनरशिप भी बहुत जल्द लूज़ कर देगा। हैरी ब्रूक की अगर हम बात करें तो हैरी ब्रूक अच्छा टैलेंट है, और हैरी ब्रूक के पास पोटेंशियल भी है, लेकिन हैरी ब्रूक को आई गेस थोड़ा सा जो है कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल वे में भी खेलने की आदत डालनी चाहिए। हैरी ब्रूक की टेक्निक वैसे ठीक है, लेकिन वो फ्लैशी शॉट्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं, और कभी कभी लगता है कि उनका गेम रिलाई बस फ्लैशी शॉट्स पे करता है, तो आई गेस उनको थोड़ा सा इस तरफ भी फोकस करना चाहिए। एनीवेज, वो बॉल भी बहुत अच्छी थी जो स्कॉट बोलैंड के अंदर की तरफ आई थी निप होकर, और हैरी ब्रूक के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो बहुत ज़बरदस्त डिलीवरी थी। स्टार्क वंस अगेन डिलीवर्ड, जब भी उनको ऑस्ट्रेलिया को नीड होती है स्टार्क आते हैं, डिलीवर करते हैं। माइकल नेसर की हम बात ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हालांकि करनी चाहिए, बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर रहे हैं आज के दिन, और वैसे भी हैं बहुत। उन्होंने अच्छी बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग में भी उन्होंने अच्छा कमबैक कर लिया। तो आई गेस ये वाला जो एशेज़ का दिन था वो थोड़ा सा बिज़ार भी था। आई गेस बॉक्सिंग डे में आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, आई गेस मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा था बॉक्सिंग डे में कि एक ही दिन में 20 आउट हो जाएंगे। बट एनीवेज, लेट्स सी अगर तो, और आज 1 ओवर भी हो गया ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग्स का, और स्कॉट बोलैंड को उन्होंने ओपन करवाया है ट्रेविस हेड के साथ, जो कि फेयर कॉल है। अब कल अगर जॉश टंग और गस एटकिंसन उन्हीं चैनल्स में बॉल करते हैं जहां वो आज बॉल कर रहे थे, तो और इंग्लैंड उनको आई गेस अगर
200 के अंदर अंदर किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करता है तो इंग्लैंड के पास फिर भी एक चांस होगा। लेकिन और चौथी इनिंग में आई गेस बैटिंग थोड़ी इजी भी रहेगी अगर इंग्लैंड अपनी इंटेंट रखे टू स्कोर और डरना छोड़ो, क्योंकि इंग्लैंड के पास अब यहाँ से वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, वो एशेज़ तो हार चुके हैं। तो अब उनको चाहिए कि अपनी फुल पोटेंशियल पे और फुल स्ट्रेंथ पे खेलें और फेयरलेस खेलें। फेयरलेस होने का मतलब ब्रेनलेस नहीं है, दोनों में फ़र्क है। फेयरलेस क्रिकेट खेलें और अपने आप को इस पोजीशन से निकालें। बैन स्टोक्स ने तो डिलीवर किया है पिछले मैचेस में भी और एक दफ़ा फिर से आई गेस उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आएगी, लेकिन उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए ओपनर्स को भी, जो कुछ नहीं कर रहे। जो रूट से आज बड़ी उम्मीद थी वो फिर से डक पे आउट हुए हैं। एनीवेज, तो कल इंग्लैंड के पास एक मौका तो है बहरहाल, इंग्लैंड उसको कैश आउट कर सकता है अगर वो करना चाहे और थोड़ा सा गेम प्लान बना के खेले, हर बैटर के अगेंस्ट गेम प्लान के साथ उतरे और अच्छे एरियाज़ में बॉल करे, तो इंग्लैंड इस मैच में वापसी तो कर सकता है। एनीवेज, कल की बातें कल करेंगे, आज के लिए काफ़ी इतना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे कल।